नथिंग विच इज़ वर्थ कम्स ईजी। मैं 7-8 घंटे ही पढ़ती थी। मैंने एक OMR शीट अपने लिए कस्टमाइज़ कर ली थी। बिलीव मी, जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे होंगे आपको 25-30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। जब मेरी मम्मी ऑफिस से वापस आती थी, मैं उनको अपने सामने बैठाती थी, पॉलिटी के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं उनको बताती रहती थी। ये एग्जाम सिर्फ पढ़ के नहीं निकलेगा। मैं अपनी मम्मी के साथ मूवी देखने भी जाती थी, मैं शाम को वॉक करने भी जाती थी। आपको कोचिंग का टेस्ट नहीं क्वालिफाई करना है, आपको प्री क्वालिफाई करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस। Hello everyone, my name is Prerna Singh and in CSE 2023 I have secured All India rank 271. I was born and brought up in Jharkhand. उसके बाद मैंने अपनी 12th झारखंड से ही किया, रांची से दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, तो वहाँ मैंने सोशोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड फिर मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब किया वेदांता के साथ, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो वो जॉब करने के 1 साल बाद फिर वो जॉब छोड़ी, वापस घर गई और तब मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज जो है इसको एक अटेम्प्ट देना चाहिए। जब मैं वापस घर गई तो आई हैड डिसाइडेड कि मैं दिल्ली आके प्रिपेयर नहीं करूँगी। ऑल्दो मैं दिल्ली में 5 साल रही थी, लेकिन मुझे था कि मैं वहाँ से नहीं प्रिपेयर करूँगी, मैं घर से प्रिपेयर करना चाहती थी। और वो मेरा अपना रीज़न था। जिनको दिल्ली जाके प्रिपरेशन करना है, इट्स अप टू देम। सबके लिए एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, जिनके लिए जो सही लगे वो करना चाहिए। मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती थी। मुझे लगता था कि वो एक कंफर्ट जो मुझे मिलेगा घर पे, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया। जब मैंने शुरू किया तो एक तो जो सिविल सर्विसेज का एक इमेज है वो ये है कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, लाखों लोग बैठते हैं। तो मैं भी बहुत डरी हुई थी कि यार इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कैसे होगा। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने की वो था इसका सिलेबस उठा के देखा कि एक्चुअली पूछते क्या है, ये एग्ज़ाम कितनी स्टेजेस में होता है। एक रफ़ आइडिया मैंने लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, कि मुझे लगा कि एक गाइडेंस के लिए मुझे शायद कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। बट रांची में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सी कोचिंग जॉइन करूँ। तो आई जॉइन्ड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली की थी, बट उनका वीसेट क्लासेस होता था रांची में। तो मुझे लगा कि ये तो परफेक्ट है मेरे लिए कि वीसेट की क्लासेस जाके कर लूँगी, घर पे ही रह लूँगी और हो जाएगी प्रिपरेशन। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन। तो वो ऐसे शुरू हुआ। मैं क्लासेस करने के लिए जाती थी, 4-5 महीने किया भी, बट उसके बाद मुझे कहीं न कहीं लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है। मुझे उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा। एंड उस टाइम पे कोविड जो फर्स्ट वेव की हम बात करते हैं वो भी आ गई थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं घर पे ही रह के पढ़ूँगी, खुद से पढ़ूँगी, जो भी समझ आ रहा है। तो अगेन मैंने क्या किया कि मैं पहले यूट्यूब पे जो भी टॉपर्स थे, उनकी कुछ टॉक्स देखा कि वो मैंने सिर्फ पहले प्री पे फ़ोकस किया था। तो कैसे प्री के लिए पढ़ते हैं, क्या करते हैं। जब मैंने बुक लिस्ट देखी तो मेरी और उनकी बुक लिस्ट तो सेम थी, क्योंकि वो हम इंटरनेट पे अवेलेबल है। आई एम श्योर सब लोग वही पढ़ते हैं। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, अगर इन्वायरमेंट है तो शंकर IAS की बुक, NCERTs फॉर ज्योग्राफी। तो एक बेसिक बुक लिस्ट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और मैंने भी वही किया। बट मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी, तब मैं जब पढ़ती थी वो बहुत ज़्यादा 10-11 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम मैं अपना बेस बना रही थी। मुझे पहले चीज़ें समझनी थी। जब मैं फर्स्ट रीडिंग करती थी चीज़ों की, बिल्कुल समझ नहीं आता था क्या है क्या नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें समझ आती थी। बट फिर भी मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि जब तक मैं 3-4 बार पढ़ूँगी शायद मुझे बेटर समझ आए। तो पहली चीज़ तो मैंने ये की थी कि जो भी मैं बुक पढ़ती थी, आई लिमिटेड माई सोर्सेज़। मैंने अगर एक सब्जेक्ट के लिए मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, तो मैंने 4 साल पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ा है। मैंने कुछ और रेफ़र नहीं किया। तो अब मैंने वो बुक को 15-20 बार पढ़ लिया है। तो वैसे ही मेरा पहला जो, अगर मैं स्ट्रैटेजी बोलूँ या जो चीज़ मैंने की थी, वो यही है कि अपनी सोर्सेज़ को लिमिटेड रखना। और ये भी मैंने किसी टॉपर से ही सुना था। तो अपनी सोर्सेज़ को आप लिमिटेड रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 50 बुक पढ़ें, बट एक बुक को 50 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा काम आएगा। वही मैंने किया। दूसरी चीज़, जब मैं प्री की स्पेशली बात करूँ, तो वहाँ पे ये था कि PYQ सॉल्व करने हैं। तो PYQs मैंने सॉल्व किया। उस टाइम जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने सिर्फ 5 साल के किए थे, क्योंकि टाइम कम था। जब तक प्री की डेट आ गई थी, मेरी सिलेबस मुझे लगा था कि कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं ज़्यादा PYQs नहीं सॉल्व कर पाई। तो उसको मैंने 5 साल की PYQ सॉल्व किया और मैं चली गई। तो मुझे लगा कि सिलेबस तो कंप्लीट है, 1-2 बार रिविज़न हो गया है, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया है, तो प्री तो हो जाना चाहिए। लेकिन उस साल नहीं हुआ था। एंड तब एक अटेम्प्ट देने के बाद मुझे समझ आया कि प्री जो है वो माइंडसेट का गेम होता है।
तो अगर अब मुझे किसी को बताना है कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, पढ़ाई करनी है डेफिनेटली, दैट इज़ 70% ऑफ योर वर्क। आपको बेसिक पूरा कवर करना है, आपको रिविजन मल्टीपल टाइम्स करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज़ लगानी है। बट जो 30% एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपके जो माइंडसेट होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में हैं या नहीं हैं। बट उससे पहले अगर मैं प्री की बात करूँ, जो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने क्वालिफाई किया, उससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत लगाए थे प्री के लिए। तो मैंने कम से कम, अगर मैं काउंट याद करूँ, तो 30 टू 35 टेस्ट लगाए थे। एंड जब आप टेस्ट दे रहे हैं प्री का, और ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था जो मुझे काम आई, कि आप मार्क्स पे मत जाइए अपने मॉक टेस्ट के। हम बहुत सारे टेस्ट देखते हैं और उसमें कभी हमें 50 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग कि अगर मुझे टेस्ट में 50-60 आ रहा है तो मैं कैसे क्वालिफाई करूँगी प्री। बट दैट इज़ नॉट द केस। आपको कोचिंग का टेस्ट नहीं क्वालिफाई करना है, आपको प्री क्वालिफाई करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस, क्वेश्चन पैटर्न में डिफरेंस होगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस होगा। द ओनली थिंग जो टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करेंगी वो ये है कि अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं, कोई एकदम नई सी चीज़ आपके सामने है, आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, एंड गिव टेस्ट फॉर दैट। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, आप उतनी ज़्यादा फ़ेमिलियर होंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से। आपको पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं जब आपको कुछ नहीं आता है, कि आप आंसर्स तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि बिलीव मी, जब आप एक्चुअल पेपर दे रहे होंगे, आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, आपको 25-30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वहाँ पे आपको बैठ के आंसर्स तक पहुँचना है, और इसके लिए टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ देना और उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं 2 घंटे टेस्ट देती थी, मैं 2 घंटे उसकी एनालिसिस भी करती थी। एनालिसिस इन द सेंस, मैंने एक ओएमआर शीट अपने लिए कस्टमाइज़ कर ली थी। तो उसके नीचे मैं लिखती थी कि करेक्ट, इनकरेक्ट वो तो है। करेक्ट में भी मैं फिर उसको डिवाइड करती थी कि कितनी मुझे पता थी, द आंसर्स आई न्यू एंड द आंसर्स आई गेस्ड। एंड इनकरेक्ट में भी द आंसर्स आई न्यू एंड द आंसर्स आई गेस्ड। तो मेरा ये एक टारगेट रहता था कि जो इनकरेक्ट वाला कॉलम है, उसमें जो मुझे पता है और जो मैं गलत कर रही हूँ, वो मेरा सबसे पहला जो कहते हैं कि मुझे वो देखना है कि मैंने गलत क्यों किया। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इसका आंसर पता है और तब भी मैं गलत कर रही हूँ, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बेसिक जो गलत है। या तो मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, या तो मुझे कोई चीज़ पता नहीं है। तो उस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि मैं जब 80 टू 82 क्वेश्चंस बनाती हूँ अपने टेस्ट सीरीज़ में, तो मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर मैं 85-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी तो मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। तो जो ये टेस्ट सीरीज़ है, आप जब टेस्ट लगाते हो, आपको ये पता चलता है कि वो ऑप्टिमम नंबर क्या होगा आपके लिए। और वो सबके लिए अलग हो सकता है। किसी की एक्यूरेसी अगर बहुत ज़्यादा है, वो 70 या 75 क्वेश्चंस कर लेंगे और उनका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। किसी, मेरी एक्यूरेसी वाज ऑलवेज 70%, तो मुझे वो था कि मुझे 80 टू 82 क्वेश्चंस करने हैं। ये मुझे टेस्ट दे के ही समझ आया है। तो टेस्ट सीरीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप प्री दे रहे हैं, पीवाईक्यूज़ इज़ अ मस्ट, स्पेशली आफ्टर 2013 के जो पीवाईक्यूज़ है। तो जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, मैंने ये पीवाईक्यूज़ को कम से कम 3-4 बार सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती थी। एंड आई रिमेंबर 2021 के प्री में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू रिपीट भी हो गए थे। तो जब मैंने वो क्वेश्चन देखा, मुझे आंसर पता था, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा उसमें। वो 1 सेकंड में मैंने एक क्वेश्चन कर लिया। तो आपको जो ये 5-10 सेकंड का भी लेज मिल जाएगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एग्जामिनेशन हॉल में। तो पीवाईक्यूज़, टेस्ट सीरीज आर अ मस्ट, एंड देन बेसिक, जो बेसिक बुक लिस्ट है, उसको बार बार पढ़िए। आपको लग रहा है कि लक्ष्मीकांत हो गया, मैं क्या ही रिवाइज करूँ, नहीं, आपको करने की ज़रूरत है। इट्स बेटर कि आप उसी को रिवाइज करें रादर दैन गोइंग टू अ न्यू मटीरियल। एंड करंट अफेयर्स के लिए भी कोई भी, मैं खुद के नोट्स नहीं बनाए मैंने कभी करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर मैंने रोज़ पढ़ा है, मैं हिंदू पढ़ती थी, तो उसको मैंने रोज़ पढ़ा है। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा मंथली मैगजीन्स या जो एक ईयरली कंपाइलेशन होता है उस पर डिपेंड करती थी, और फिर मैं उसी को पढ़ती थी। एक ही मटेरियल को पढ़ा है मैंने, एक ही कोचिंग के मटेरियल को। हो सकता है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम 1 या 2 महीने का पास होता है, तो हमें लगता है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, शायद इससे सवाल आ जाए। वैसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर सोर्स को आपने अगर 1-1.5 साल फॉलो किया है, दैट इज़ सफिशिएंट, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद दिस इज़ योर माइंडसेट। फिर वो कॉन्फिडेंस से जाइए। जब मैं इस बार 2023 का भी पेपर दे रही थी, मैंने पेपर खोला एंड पैटर्न वाज चेंज। सबको पता है कि पेपर डिफिकल्ट था, तो मैंने भी देखा, मुझे भी लगा कि ये क्या है, मैंने 4 साल क्या ही किया, कुछ नहीं आ रहा है। एंड एट दैट मोमेंट मैंने अपने आप को बोला कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। तो वो एक माइंडसेट की बात है जो मैं बार-बार कर रही हूँ, कि ये कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर आपने पढ़ाई की है, 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। एंड वो माइंडसेट ही आपको फिर हेल्प करेगा नेक्स्ट 2 आवर्स। एंड सेकंड चीज़, जब हम प्री की बात करते हैं तो सीसैट आता है। एंड आई हैव बीन समवन हू हैड कॉस्टेड 1 अटेम्प्ट बिकॉज़ ऑफ सीसैट, वो भी 1 मार्क्स कमाने से। तो सीसैट पे मैंने अपने 4th अटेम्प्ट में बहुत ध्यान दिया। पहले जो मेरा अप्रोच था सीसैट के लिए, वो काफ़ी डिफरेंट था।
मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देती थी और मुझे लगता था कि उससे हो जाएगा, और हो भी जाता था। लेकिन जब 2022 का सीसैट नहीं हुआ था, तो जो 1 साल का मुझे टाइम मिला, उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस, स्पेशली मैथ्स के। तो मैंने उसके लिए भी सिलेबस निकाला, एक बुक निकाली, एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स के लिए, एंड आई रिमेंबर सितंबर 2022 से मैंने सीसैट पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैं हफ्ते में 2 दिन सीसैट को देती थी, बाकी दिन मैं जीएस अपना ऑप्शनल पढ़ रही हूँ, पर 2 दिन कंटिन्यूस मैं मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि सीसैट की वजह से मेरा ये जो गोल है या सपना है, ये नहीं छूटना चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सॉल्व किया है, पीवाईक्यूज़ बहुत सॉल्व किए हैं। आपको कुछ ऐसे मटीरियल्स भी मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल है। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में अब ये अच्छी चीज़ है कि मटीरियल्स की कमी नहीं है, आपको फ्री रिसोर्सेज टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे। अब आपको ये करना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू स्टडी एंड व्हाट यू डोंट नीड टू स्टडी, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है। तो मैंने भी यही किया, एक बुक उठाई थी आर एस अग्रवाल की, उसको सॉल्व किया। यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री वीडियोस थे सीसैट के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हुए, तो मैंने भी 1-2 वीडियोस वहाँ से देखे और प्रैक्टिस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस। आप कितना भी पढ़ ले, आप क्रैश कोर्स कर ले, कुछ भी कर ले, खुद से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सम्स की, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बार भी मैंने यही किया था, प्रैक्टिस किया। कॉम्प्रिहेंशन पे मैं हमेशा फ़ोकस करती थी, मुझे लगता था मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने वो सारे सवाल सॉल्व किए थे, पर उसके साथ-साथ मैंने रीज़निंग के और मैथ्स के भी सवाल सॉल्व किए थे। तो इन 2 आवर्स में मैं 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई थी। तो इस बार मुझे ये था कि सीसैट तो मेरा क्लियर हो जाएगा, अब जीएस का जो भी कट ऑफ जाए। तो थैंकफुली जीएस और सीसैट दोनों मेरा क्वालिफ़ाई था और उससे ज़्यादा ही आया था मुझे, एंड आई वाज़ एबल टू क्लियर प्री। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि प्री के लिए बेसिक पढ़ाई जो है वो तो करनी ही है, बट एक माइंडसेट लेके भी चलिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। दिस विल हेल्प यू। अगर मैं मेंस में अपने ऑप्शनल के बारे में बात करूँ, बिकॉज़ आई हैड अ बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी, तो आई डिड नॉट हैड अ डाउट कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँगी एज़ ऑप्शनल, इट वाज़ सोशियोलॉजी। बट अब मैं अगर इस बारे में सोचूँ तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी था, क्योंकि जब आप सोशियोलॉजी को मैंने पढ़ा है, एकेडमिकली पढ़ा है, तो मैं आंसर्स भी वैसे ही लिखती थी। एंड यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट एकेडमिक्स, वो आप एकेडमिक के लिए नहीं जा रहे हो, आप प्रोफेसर बनने नहीं जा रहे हो, तो उसकी राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट होती है, और ये सीखने में भी मुझे 1 साल लगा। तो जब मैं ऑप्शनल की बात करूँ, मेरे खुद के नोट्स थे ग्रेजुएशन लेवल पे जो मैंने बनाए थे, मैंने उसको रेफ़र किया। एक बुक आती है हेरालॉम्बस, मैंने उसको रेफ़र किया, एंड वहाँ से खुद के नोट्स बनाए। एंड देन एक महापात्रा सर हैं, उनके नोट्स मिलते हैं, आपको कहीं भी आराम से ईज़िली मिल जाएँगे, तो मैंने उनके नोट्स को भी रेफ़र किया था। इन तीनों को मिला के एक अपना एक नोट्स बनाया। एंड मेंस में मैंने इस बार यही ट्राई किया था कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस उठाया, सिलेबस में बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, तो हर एक कीवर्ड पे मैं 2 पेज के नोट्स बनाऊँगी, 2 से ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एट द एंड मुझे 150 और 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो उससे ज़्यादा मैं पढ़ के भी कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने यही अप्रोच अपने सारे पेपर्स के लिए रखा था, ऑप्शनल के लिए भी यही था कि हर एक कीवर्ड पे 2-2 पेज के नोट्स। और जब मैं आंसर्स लिख रही थी, जब मैं टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करती थी, तो मेरा ये रहता था कि हर एक आंसर में मैं 2-3 थ्योरिस्ट के नाम लिख दूँ, जो वहाँ पे सूटेबल हो। ऐसा भी नहीं है कि कुछ सूटेबल नहीं है, ज़बरदस्ती डाले जा रही हूँ, वो भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ है कि मैं नाम डाल सकती हूँ, तो आई यूज्ड टू पुट दोज़ नेम्स। मैंने अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग से तैयार किए थे। तो अगर मैं सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन में बेसिक सोशियोलॉजी का डेफिनेशन भी लिख रही हूँ, तो आई यूज्ड टू मेंशन कि इसका सोर्स क्या है, कि ये कौन-सी डिक्शनरी से मैंने लिया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया है या किसी और डिक्शनरी से लिया है। तो आई थिंक वो थोड़ा शायद हेल्प किया है, जो हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चरिंग में मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, वो जो एकेडमिकली मैं लिख रही थी, उससे थोड़ा-सा हट के लिखा। थोड़े थ्योरिस्ट के नाम, थोड़ा एग्ज़ाम्पल्स डालना शुरू किया, एंड स्पेशली जो सोशियोलॉजी का पेपर 2 होता है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, उसमें मुझे लगता है कि हमारे जो जीएस पेपर 1 है सोशल इश्यूज़, और ये हम क्लब करके कर सकते हैं, और मैं भी यही करती थी। तो मैंने सोशल इश्यूज़ में अगर कोई रिपोर्ट पढ़ी है, कोई डेटा पढ़ा है, मैं इसमें सोशियोलॉजी में डाल देती थी। एंड इसलिए मुझे लगता है पेपर 2 में मुझे इस बार 144 आया है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उस चीज़ ने शायद हेल्प की है। डेटा लिखा था, एग्ज़ाम्पल्स डाले थे, थ्योरिस्ट के नाम लिखे थे, जो भी मेरा सोर्स रहा है, इवन मिनिमम डेफिनिशंस का भी वो सोर्स मेंशन किया था। कंक्लूजन में भी मैं ट्राई करती थी कि कोई कमिटी का नाम डाल सकती हूँ, स्पेशली पेपर 2 में तो वो लिखती थी, या एसडीजी गोल्स से कुछ अलाइन कर सकती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट से कर सकती हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से, तो मैं वो कर लेती थी। इस बार जब मैंने अपने एथिक्स के मार्क्स देखे, तो मुझे एथिक्स में जब मैंने पहली बार मेंस दिया था, मुझे 88 आए थे, इस बार मुझे 120 आए हैं। तो वहाँ पे भी मैंने एथिक्स में अपना एक अप्रोच चेंज किया था। एथिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो 1 साल की प्रिपरेशन थी। एथिक्स इज़ अ पेपर जो आपको बहुत स्कोप देता है अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए और अपने आंसर्स यूनिक बनाने के लिए। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी,
जहाँ पे मैंने एथिक्स के सारे कीवर्ड्स लिखे थे। और जब मैं हिंदू पेपर पढ़ती थी, मैंने एक ही पेपर पढ़ा है हिंदू, तो जब भी वो उस पेपर में मुझे उस कीवर्ड से कोई भी एग्जाम्पल मिलता था, जैसे मुझे याद है एम्पैथी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल आया था कि बैंगलोर में एक कॉप को एक हवलदार को एक ये मिला था, किसी का वॉलेट मिला था जिसमें अराउंड 10,000 रुपीज़ थे, और उन्होंने ढूंढ के उस पर्सन को वो वापस कर दिया था। तो मैंने ये एम्पैथी में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लिखा था, या रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा था ये एग्जाम्पल कि ये ऐसा हुआ है। तो मैंने हर एक ये एक एक कीवर्ड के लिए उस एक्सेल शीट में एक एग्जाम्पल लिख लिया था, पिछले 1 साल से ढूंढ ढूंढ के। तो वो मेरा एक पर्सनलाइज एग्जाम्पल था, वो किसी कोचिंग का मटीरियल नहीं था, एंड शायद उसने ही थोड़ा यूनिकनेस ऐड किया। तो मैंने राइटिंग स्पीड भी बढ़ाई है। एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत है। जो हम 6 केस स्टडीज़ की बात करते हैं, तो वो केस स्टडीज़ कंप्लीट करके आना है। लेकिन उसमें एक अप्रोच है जो यूजुअली लोग ये कर रहे हैं कि वो केस स्टडीज़ को पहले करते हैं और पार्ट ए को बाद में करते हैं। एंड आई बिलीव कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पार्ट ए है वो पहले चेक होता है। तो अगर आपका पार्ट ए कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो एक इमेज चली जाती है आपकी आंसर्स की। तो मैं पार्ट ए पहले करती थी, मैं दोनों को इक्वली डिवाइड करती थी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए को 1.5 घंटे में किया, पार्ट बी को 1.5 घंटे में किया। केस स्टडीज़ में ये है कि स्ट्रक्चरिंग जो है उसमें मैंने फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया कि थोड़ा टाइम बच जाए, थोड़ा कंटेंट बढ़ जाए। उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए अलग से एक बना के रखा हुआ था। मुझे याद है कि आज भी एक कंक्लूजन था एम्पैथी कंपैशन का ही था, एंड वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन कहीं बोली थी कि दर्द को समझकर दर्द की दवा बनकर साथ चले। तो जब मैंने वो सुना, मुझे ये लगा ये एम्पैथी या कंपैशन के लिए फिट बैठ सकता है, तो मैंने उसको यूज़ किया अपने कंक्लूजन में। सो माय पॉइंट बीइंग कि आपको अपने आंसर्स को यूनिक बनाना है। एक बेसिक मटेरियल हम सब पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं वो सारे वो मटेरियल पढ़ेंगे, तो आपका आंसर कैसे यूनिक होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे इस जर्नी में लगती है, कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है मुझे बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि आप सेम चीज़ बार बार पढ़ रहे हो। तो एक बार लक्ष्मीकांत जब पहली बार पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, दूसरी बार ठीक है, तीसरी, चौथी, 10वीं बार पढ़ेंगे तो आपका भी मन उब जाएगा कि मैं बार बार कैसे पढूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। एंड इसमें जब हम हॉबीज़ की बात करते हैं तो वो सिर्फ डैफ में फिल करने के लिए नहीं है, आपकी एक्चुअल हॉबी आपको हेल्प करेगी। तो मेरे लिए वो क्विलिंग थी, पेपर क्राफ्ट, कभी उस कुछ बना लिया, या पेंटिंग थी। आई कैन पेंट, तो मैं पेंट करती थी, और वो मुझे पढ़ने में भी हेल्प करता था। मुझे याद है कि जब हम आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ते हैं गंधारा आर्ट फॉर्म या मथुरा आर्ट फॉर्म, मुझे वो डिफरेंस नहीं समझ आता था। तो बिकॉज आई कैन पेंट, आई पेंटेड अ पिक्चर ऑफ बुद्धा, कि गंधारा फॉर्म में क्या क्या होता है, आई लॉन्ग आइज़ होती है, लॉन्गेटेड ईयर्स होते हैं, और वो सब मैंने जब पेंट किया तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो योर हॉबीज़ कैन ऑल्सो हेल्प यू, एंड वो ये जो जर्नी जो मैं बोल रही हूँ कि बोरिंग हो जाती है, इसको इंटरेस्टिंग बना सकती है। दूसरी चीज़ मैं ये करती थी, क्योंकि मैं घर से रह के पढ़ रही थी, मेरे पास ऐसा सच कोई पीयर ग्रुप नहीं था, और वो पढ़ते-पढ़ते काफ़ी बोरिंग हो जाता था। तो जब मेरी मम्मी ऑफ़िस से वापस आती थी, मैं उनको अपने सामने बैठाती थी और ऐसे ही बोलती थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ समझा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे वो चीज़ पहले खुद समझनी होगी, और मैं उनको अगर ईज़िली समझा पा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में रहेगा। तो मुझे नहीं पता मैंने अपनी मम्मी को सामने बैठा के क्या-क्या नहीं बताया है, पॉलिटी के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं उनको बताती रहती थी। और मैंने एक ऐसा एक व्हाइट बोर्ड खरीद लिया था, क्योंकि वो वही जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग बनानी है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे कभी लिखती थी, कभी मैंने स्टिकी नोट्स खरीदे थे, तो उस पे लिखे थे। मेरे घर पे अगर आप मेरे रूम में जाएँगे, चारों तरफ से स्टिकी नोट्स है, क्योंकि मुझे कॉपी पे लिखते-लिखते मैं बोर हो जाती थी। तो माय पॉइंट बीइंग कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप मूवी देख के इसको कुछ आप सीख रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप कुछ सीख रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो, पेंट कर रहे हो, डांस कर रहे हो, डू व्हाटएवर यू वांट। इसको बस आपको पढ़ाई करनी है, रोज़ करनी है, और अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाना है। एंड रोज़ अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूँ तो मैं 7-8 घंटे ही पढ़ती थी। ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ 16-17 घंटे पढ़ती हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमनली पॉसिबल है। लेकिन वो 7-8 घंटे फिर अगर मैंने टाइम टेबल बनाया है, तो मैं उसको फ़ॉलो करती थी। जब मैं 4th अटेम्प्ट दे रही थी तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उनका ये था कि सुबह 7 बजे आपको एक टेस्ट देना है। वो 1 घंटे का टेस्ट होता था, रोज़ होता था। तो वो सुबह 7 बजे उठ के टेस्ट देने के लिए मैं 6:30 उठ जाती थी, और 7 बजे अपने लैपटॉप के सामने बैठी होती थी। क्योंकि जब आप घर से, स्पेशली जब आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, वो डिसिप्लिन चाहिए, एंड वो डिसिप्लिन के लिए ही मैंने ऐसी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और वो पेशेंस जो मैंने बोला, बहुत ही क्लीशे साउंड कर रहा है, बट एक्चुअली यही तीनों चीज़ें हैं जो काम आती हैं। तो वो टेस्ट मैं देती थी, 7-8 घंटे का मेरा एक टाइम टेबल था, और वो जब मैं पढ़ने के बाद फिर मुझे जो करना है मैं वो करती भी थी। मैं अपनी मम्मी के साथ मूवी देखने भी जाती थी, मैं शाम को वॉक करने भी जाती थी।
क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड जब आप 3 साल ऐसे घर पे बैठे हो तो यू विल रियलाइज़ कि बहुत मतलब आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ये हो जाता है, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी ये समझदारी भी होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ के नहीं निकलेगा। पढ़ना तो है ही, दैट इज़ बेसिक, पर उसके बाद अपना ध्यान भी रखना है, एंड आई थिंक योर हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि जो इट मैटर्स कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो कभी मैं उनको कॉल करके रो भी लेती थी कि यार नहीं हो रहा है एंड आई थिंक आई शुड क्विट द प्रिपरेशन, एंड वो फिर भी मुझे समझाते थे कि कोई बात नहीं, होगा, तुम, वी आर विद यू। मैं उनको ये भी बोलती थी अगर मेरा नहीं होगा मुझे कोई जॉब नहीं देगा, एंड दे आर लाइक कि हम सब मिल के ढूंढेंगे तुम्हारे लिए जॉब, सो यू डोंट वरी। एंड आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो फाइंड दैट सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, यूपीएससी कौन करता है। अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, एंड मैं अभी भी ये बोल रही हूँ कि यूपीएससी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट इफ़ यू हैव अ रीज़न एज टू वाई सिविल सर्विसेज, आपको पता है आप ये क्यों करना चाह रहे हो, तो उसको फॉलो कीजिए। इसमें टाइम लगता है, एंड जैसा कहते हैं ना कि नथिंग विच इज़ वर्थ कम्स ईजी। तो अगर ये वर्थ है आपके लिए, और ये वर्थ आप डिसाइड करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए वर्थ है तो टाइम लगेगा। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले समझिए कि ये आपके प्राइम ईयर्स है यूथ के। आप जब प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके दोस्त प्रमोशन ले रहे होंगे कॉर्पोरेट में, कोई कहीं घूमने जा रहा होगा, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली होगी, और आप वहीं बैठे होंगे अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होंगे, बट दिस शुड बी योर डिसीजन। ये फोर्स नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको बोला और आप इसलिए सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हैव दैट आंसर एज टू वाई सिविल सर्विसेज। इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन, इफ़ यू हैड दैट आंसर, एंड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही करना है, तो प्लीज़ करिए, पर ये भी ध्यान रखिए कि बहुत टाइम लगता है इसमें, एंड कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपने बहुत मेहनत की होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 अटेम्प्ट में मेहनत नहीं की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी, पर वो जब रिजल्ट नहीं आता था तो बहुत दुखी भी होती थी मैं। बट एट दी एंड ये रियलाइज़ हुआ मुझे इन 4 सालों में कि कुछ चीज़ें अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। इस बार अगर मेरा नाम लिस्ट में आया है तो मेहनत तो थी ही, बस शायद थोड़ा लक भी था, डेस्टिनी भी थी, आप जिस चीज़ में विश्वास करते हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, और फिर चीज़ें छोड़ दीजिए कि अगर कोई चीज़ है आपके लिए तो आपको मिल जाएगी। अगर इस अटेम्प्ट में नहीं मिलेगी तो अगले अटेम्प्ट में मिलेगी। बट अगर आपका ये पैशन नहीं है, आपको कुछ और करना है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि पहले भी जैसे मैंने बोला, यूपीएससी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। There are multiple career options, but if you have the answer as to why civil services, then go for it. हेलो एस्पिरेंट, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन यह जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत एस्पिरेंट ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट सॉल्व करेंगे। डाउट जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कोचिंग ले कि नहीं, कौन सी कोचिंग ले, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, शून्य आईएएस। अब हमें कांटेक्ट करेगी और हमारे क्वेश्चंस का आंसर करने में हेल्प करेगी। हम शून्य आईएएस से अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक ने शून्य आईएएस से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फी में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फ़ोन आए तो हमें अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फ़ोन आए तो मेंशन करना मत भूलिएगा कि आप जोश फैमिली के एक पार्ट हो, ताकि आपको फी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एस्पिरेंट। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।